हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी विद्यार्थी हैं उन सभी को आप मैसेज कर दें, बता दें, और आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो उसका मैसेज नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा और आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो फिजिक्स किसे कहते हैं? तो कहा जाता है कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही भौतिकी है। एक लाइन में जो है परिभाषा मैंने बोल दी, लेकिन इसी को और सजा के कहा जाए तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति तथा प्रकृति से जुड़े घटनाओं एवं नियमों का अध्ययन किया जाता है। फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the nature and the phenomena of nature। बहुत सारे ऐसी घटनाएं होते हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। जो प्राकृतिक का मतलब क्या है? प्राकृतिक का मतलब है स्वतः, अपने आप। जैसे आप रोज दिन ये देखते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन शायद हमारे सामने सवाल खड़ा नहीं होता। ये जो दिन रात होता है अपने आप हो जाता है। कभी आपने सोचा कि दिन होने का या रात होने का कारण क्या है? जब इसके पीछे आप कारण को ढूंढेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि दिन और रात होने के पीछे कारण ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे में एक बार घूर्णन कर जाती है, घूर्णन गति करती है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो प्राकृतिक हैं, जो नेचुरल हैं, जो अपने आप होती हैं। जैसे मैं एक बड़ा छोटा सा उदाहरण लेता हूं कि ये जो मेरे हाथ में स्केच है, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये गिर जाता है। तो हो सकता है आपके दिमाग में ये बात आए कि सर जब आप छोड़ेंगे तो ये तो निश्चित रूप से गिरेगा। तो आप मेरे एक सवाल का जवाब सोचिए कि मैंने इसको छोड़ा तो ये जो स्केच है ये इधर क्यों नहीं गया, इधर क्यों नहीं गया, आपकी तरफ क्यों नहीं गया, मेरी तरफ क्यों नहीं आया? या जो स्केच है यह नीचे ही क्यों जा रहा है? तो इसके पीछे आप जाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा, आपको उत्तर मिलेगा कि पृथ्वी जो होती है वह प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। और इसके विषय में न्यूटन बाबा ने हमें बताया, सर आइजैक न्यूटन, जिन्हें विज्ञान के पिता का एक जो है सो कि सम्मान मिला है। तो बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। या हम लोग जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे चर्चा करेंगे इस बात की कि वो कौन से बगीचे में बैठे थे, सेब गिरा था कि नहीं गिरा था, कैसे ग्रेविटेशन की खोज हुई थी, इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा बस यहाँ पे बस सिर्फ ये सवाल है कि ये जो स्केच है इसको मैं छोड़ता हूं तो ये अपने आप गिरता है। इसको कोई गिरा नहीं रहा, मैं इसको फेंक नहीं रहा, मैं सिर्फ इसको छोड़ रहा। तो ये स्केच अपने आप गिर रहा है, स्वतः गिर रहा है। तो ये भी एक नेचुरल इवेंट है। तो आपके रोजमर्रा के जीवन में जो भी घटनाएं स्वतः होती हैं, अपने आप होती हैं, उन सभी घटनाओं को हम कहते हैं प्राकृतिक घटना, नेचुरल इवेंट्स। आप एक चीज गौर करते होंगे कि कभी कभी भूकंप आ जाता है, कभी सुनामी आ जाती है, कभी जो है सो कि क्या बोलते हैं उसको, अभी यार अभी दिमाग में था, ज्वार भाटा आ जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो स्वतः होती हैं। तो इन सब के पीछे आप
कारण को खंगालेंगे, कारण के विषय में पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कोई ना कोई फिजिक्स से रिलेटेड, भौतिकी से संबंधित कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको पढ़ेंगे तो उसके कारण आपको समझ में आएंगे, मालूमात होंगे, समझ में आएंगे। तो भौतिकी जनरली क्या है, फिजिक्स क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति से जुड़े घटनाओं एवं नियमों का अध्ययन किया जाता है, या जो भी घटनाएं प्राकृतिक होती हैं, जो स्वतः होती हैं, वैसी घटनाओं का यह अध्ययन हम करते हैं, तो फिजिक्स है, भौतिकी है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति से जुड़े घटनाओं एवं नियमों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, कॉमा भौतिकी कहलाता है। तो ये जनरली जो है फिजिक्स का डेफिनेशन है, भौतिकी की परिभाषा है और भौतिकी को समझने का तरीका। तो जो भी आप फिजिक्स में टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, वो कहीं ना कहीं वैसी घटनाओं से जाकर के संबंधित होता है, रिलेट होता है, जो नेचर से किसी न किसी रूप में संबंधित है, प्रकृति से कहीं ना कहीं संबंधित है। तो इस नेचर के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं, नेचर से रिलेटेड कुछ इवेंट्स हैं, कुछ फिनोमेनाज हैं, उसको आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप भौतिकी पढ़ रहे हैं। तो इस भौतिकी को पढ़ने का जो हमारे पास जरिया है, जो रास्ता है, वो क्या है? तो वो है हमारे पास भौतिक राशियाँ। अब बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, उसके पीछे कारण को समझना है। तो जिन कारण को समझना है उसके लिए हम छोटे छोटे टॉपिक्स बनाए हैं, जैसे गति क्या होता है, विराम क्या होता है, निर्देश तंत्र क्या होता है, बल क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, चाल क्या होता है, दूरी क्या होती है। तो ये जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, जो छोटे छोटे शब्द हैं, इनको हम समझते हैं, पढ़ते हैं, और फिर इन टॉपिक्स की सहायता से किसी प्राकृतिक घटना और उससे जुड़ा हुआ जो नियम है उसको पढ़ने का, उसको अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। जैसे प्रारंभ के उदाहरण में मैंने ये बोला था कि जब मैं इसको छोड़ता हूं तो ये गिरने लगती है। तो जब ये नीचे की ओर स्केच गिर रहा है, तो यदि हमसे कोई पूछ दे कि बताइए यह स्केच यहाँ पे था, इस पॉइंट पे था, तो इसकी चाल कितनी थी, इसका स्पीड क्या था, जब ये यहाँ से यहाँ तक आया तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, कितना इसका विस्थापन हुआ, जब यहाँ से यहाँ आया है
तो इसका एक्सीलरेशन क्या है, इस पॉइंट पे इसका त्वरण क्या है। तो यदि हम ये समझना चाहते हैं कि भाई एक वस्तु को छोड़ते हैं और पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींच रही है, जो नेचुरल है, जो अपने आप है, जो होना है, जो तय है, तो यह स्केच यदि पृथ्वी सतह पे गिरती है तो इसको गिरने में कितना समय लगता है। ठीक है, स्वतः गिर रही है, लेकिन हमें ये कैलकुलेट करना है। नेचर से रिलेटेड, प्रकृति से रिलेटेड यह घटना है और इससे संबंधित हमें ये प्राप्त करना है कि इसको गिरने में कितना समय लग रहा है, ये कितना विस्थापित हो रही है, जब ये पृथ्वी से टकराती है उस समय इसका वेलोसिटी क्या था, इसकी चाल क्या थी। तो तरह तरह के क्वांटिटीज हैं जिनको हमें पढ़ना है। और ये जो घटना है, स्केच के गिरने की घटना है, ये क्या है, प्राकृतिक घटना है और प्रकृति से जुड़ी हुई चीज है। तो ये जो भौतिकी है, इसका अध्ययन करने के लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, कुछ शब्द हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हमने नाम दिया है भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम भौतिक राशियां किसे कहते हैं, जरा ये समझते हैं। भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज, ये क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन हमने बनाया कि जिन शब्दों के आधार पर भौतिकी का अध्ययन किया जाता है, उन शब्दों को भौतिक राशियां कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जो भी वर्ड्स हैं, जो भी शब्द हैं, जो भी टॉपिक हैं, जिनके आधार पर हम फिजिक्स को पढ़ेंगे, फिजिक्स यानी प्राकृतिक घटना को पढ़ेंगे, नेचुरल इवेंट्स जो अपने आप हो रही हैं, जो स्वतः हो रही हैं, उसको पढ़ेंगे, तो उनका जो आधार है, जिस शब्द के आधार पर पढ़ेंगे, उन शब्दों को ही हम भौतिक राशियां कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो भौतिकी का अध्ययन जिन शब्दों के आधार पर किया जाता है, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए कुछ ले रहा हूं, उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूं, जैसे कि दूरी। यह एक भौतिक राशि है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिक्स से जुड़ा हुआ एक क्वांटिटी है, जिसके विषय में हमें पढ़ना है। 4 समय। सोचिए समय के विषय में, समय क्या है, किस तरह से बदलता है, अपने आप बदलता है या किसी पर डिपेंड करता है, ये नेचुरल है या किसी मानव के हाथ में है। तो इसके विषय में सोचिए, ये सारी चीजें जो हैं, दूरी, चाल, समय, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, वेग, बल, विद्युत धारा, आदि। तो इस तरह से बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेकिन उनमें से कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, धीरे धीरे इसको हम लोग जब कैटेगराइज करेंगे, जब इसको वर्गीकृत करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे, बांटेंगे, तो हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि भाई कौन क्या है और किस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, जो शब्द लिखे हैं, इन सबको हम भौतिक राशियां कहते हैं, क्योंकि हमें कोई भी यदि भौतिक घटना के विषय में अध्ययन करना होगा, फिजिक्स के बारे में जैसे कि पढ़ना होगा, तो जरूरी है कि ये शब्द का मतलब और इस शब्द का बोध हो, हमें ज्ञान हो हमें।
जैसे मान लीजिए आप साधारण तौर पे एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछ दिया जाए कि सूर्य से प्रकाश किरण चल के पृथ्वी तक आती है, तो ये सब लोग जानते हैं कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश किरण को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगभग ये समय लगता है। ठीक है, ये हमारा नॉलेज है, हम याद करते हैं। ठीक है, तो आप वहां पे जो बात कर रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश किरण की जो चाल है वो उसको आने में जो समय लग रहा है 8 मिनट 20 सेकंड, फिर आप सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो सन अपने आप में नेचुरल है, अर्थ अपने आप में नेचुरल है, और सूर्य से प्रकाश किरणें पृथ्वी तक पहुंच रही है, तो ये भी नेचुरल है, ये अपने आप हो रहा है। हम फोन कॉल करके नहीं बोलते कि सूर्य भगवान जग जाइए, सुबह हो गया है, सुबह का 7 बजा है, अब प्रकाश किरण को भेजिए। ये हमारे कारण नहीं होता, ये मानव के हाथ में नहीं है, ये अपने आप होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, दिन रात होता है, सूर्य से प्रकाश किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है, उसकी अपनी चाल है, उसको अपना समय लगता है, उसको अपनी दूरी तय करनी है। तो यदि हम समझना चाहते हैं, उसे पढ़ना चाहते हैं, तो जरूरी है हमें ये बात समझ में आए कि दूरी क्या है, चाल क्या है, समय क्या है, और इन तीनों के बीच में संबंध क्या है। आप ये बात जानते होंगे कि चाल जो होता है वो दूरी बटा समय होता है, फॉर्मूला होता है, आगे मिलेगा। तो ये हमें समझना पड़ेगा इन सारे शब्दों को। जब ये समझ जाएंगे तो इन्हीं के आधार पर हमें प्राकृतिक घटना समझ में आ जाएगा, और प्राकृतिक घटना का अध्ययन ही तो फिजिक्स है, तो हम फिजिक्स पढ़ लेंगे। तो भौतिकी का अध्ययन जिन शब्दों के आधार पर किया जाता है उन्हें ही हम भौतिक राशियां कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ओके, ठीक है। देखिए, अब जो फिजिकल क्वांटिटीज है, जो भौतिक राशि है, इनको हम सामान्य तौर पे 2 रूप में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, जनरली हम इसको 2 रूप में वर्गीकरण करते हैं। इसका एक को कहते हैं अदिश राशि, जिसका इंग्लिश है स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरा है सदिश राशि, इसे कहते हैं वेक्टर। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज और यहां पे वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज अदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटीज सदिश राशि। तो ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है, जितने भी भौतिक राशि होते हैं, जितने भी फिजिक्स से रिलेटेड शब्द होते हैं, उन्हें हम जनरली 2 वर्गों में बांटते हैं। एक को अदिश बोलते हैं, दूसरे को सदिश बोलते हैं। और ये वर्गीकरण का कारण ये है कि कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो जिनका जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, गणितीय संक्रिय है, जिसको हम जोड़ घटाव गुणा भाग कहते हैं, वो क्या है कि एक अलग तरह से चलता है। और कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका जोड़ घटाव गुणा भाग अलग तरीके से चलता है। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो होता ये है कि हम ये पाते हैं कि कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो अपने डायरेक्शन पे, दिशा पर निर्भर करते हैं, और कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं, कुछ ऐसे राशि हैं जो अपने डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो हमने इनको 2 वर्गों में बांटा। तो बांटने का कारण क्या है? तो कारण यह है कि इनकी परिभाषा जो है, इनका जो डिपेंडेंसी है, जो इनकी निर्भरता है, वो अलग अलग तरीके से है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, आपको समझ में आएगी ये बात। मैं आपसे एक सवाल अगर पूछूं कि 5 केजी का कोई सामान है, जैसे मान लीजिए कि ये 5 केजी का है और ये 2 केजी का है, और मैंने इन दोनों को एक बंडल बना दिया, बांध दिया। अब मैं पूछूं आपसे कि कितने केजी का है, तो आप कहेंगे 5 केजी का ये था, 2 केजी का ये था, 7 केजी हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा सही है। फिर मैं आपसे पूछूं कि 4 घंटा आपने पढ़ाई की और फिर आपने 2 घंटे पढ़ाई की, तो आपने कितनी देर पढ़ी? तो आप कहोगे सर 4 घंटा 2 घंटा, मैंने 6 घंटे पढ़ाई की। वैसे आप 6 घंटा पढ़ते नहीं, आपको पढ़ने चाहिए। आप अगर 9th क्लास में हैं तो 9 घंटे पढ़ने चाहिए। हमारे एक सर हुआ करते थे,
वो कहा करते थे कि जो विद्यार्थी जिस वर्ग में है कम से कम उसे उतनी देर पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं थोड़ा सा खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छा है कि मैं तीसरी क्लास में हूँ तो मुझे 3 घंटा पढ़ना है, मैं प्रथम क्लास में हूँ तो भाई मुझे 1 घंटा है, और जो LKG और नर्सरी में होते हैं उन्हें लगता है कि मुझे पढ़ना ही नहीं। खैर वो बात नहीं है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो आप यदि 6 घंटे पढ़ते हैं फिर 2 घंटे और पढ़ते हैं तो आप बोलोगे 8 घंटे पढ़ते हैं, हमने 8 घंटे पढ़ा। तो यहाँ पे मैंने 2 चीज़ के बारे में जिक्र किया। एक पहला जो था वो मास था, मैंने क्या बोला था कि 5 kg है और ये 2 kg। तो यहाँ पे मैं किस चीज़ की बात कर रहा था? द्रव्यमान की, मास की। जो दूसरा मेरा एग्जाम्पल था उसमें ये था कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, एक 6 घंटा और एक 2 घंटा, तो 8 घंटे, या शायद 4 या 2 करके था जो भी। तो एक टाइम को लिया मैंने, समय के विषय में कुछ क्वेश्चन पूछे आपसे, और एक मैंने पूछा द्रव्यमान से रिलेटेड, मास से रिलेटेड, मास से संबंधित। अब जो मेरा सवाल है वो ये है कि ये जो एक डस्टर है, एक वस्तु है, इस पर इधर से मैं 5 न्यूटन का बल लगाता हूँ, 5 न्यूटन का। इस बात को समझिएगा, मैं न्यूटन क्यों बोल रहा हूँ? जैसे आप दुकान पे जाते हैं और किसी भी चीज़ को द्रव्यमान के रूप में खरीदते हैं तो बोलते हैं 5 kg। तो kg क्या है? kg आपको समझाता है कि भाई आप मास की बात कर रहे हो, द्रव्यमान की बात कर रहे हो। सेकंड बोलते हो, मिनट बोलते हो, घंटा बोलते हो, तो ये समझ में आता है कि आप टाइम की बात कर रहे हो, समय की बात कर रहे हो। तो जो यूनिट्स होते हैं वो आपको इंडिकेट करते हैं कि आप कौन सी राशि के विषय में बात कर रहे हो। ठीक है, इस पे आएंगे हम लोग। ठीक है, फिर भी अभी आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस डस्टर पे इधर से मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। न्यूटन बल का मात्रक है। जब भी न्यूटन है मात्रक के रूप में तो आप समझिएगा बल की बात हो रही है, फोर्स की बात हो रही है। तो इस डस्टर पे 5 न्यूटन का बल फोर्स अप्लाई हो रहा है इधर से। ठीक है, और इसी डस्टर पे 5 न्यूटन का बल अप्लाई हो रहा है इधर से। ठीक है, 5 न्यूटन इधर से इधर, इस डायरेक्शन में, और 5 न्यूटन इधर से इस डायरेक्शन में। दोनों तरफ से 5-5 न्यूटन का जो फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है इस डस्टर पे। अब एक छोटे बच्चे से जो 5-6 क्लास में पढ़ते हैं, या यदि अभी आप स्केलर और वेक्टर को नहीं जानते होंगे, तो सामान्य रूप से आपसे पूछा जाए कि बताइए इस डस्टर पे हमने कितना बल लगाया, टोटल बताना है आपको, तो आप तुरंत बोल देंगे सर 5 न्यूटन इधर से या 5 न्यूटन उधर से, टोटल मिला के 10 न्यूटन हो गया। लेकिन आप यहाँ गलत हो जाएंगे, आपका आंसर यहाँ पे गलत होगा। 10 न्यूटन आपने बल नहीं लगाया। जब आप वेक्टर पढ़ेंगे, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे और निकालेंगे तो आएगा 0 न्यूटन। तो फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ये कैसे संभव है कि 5 न्यूटन इधर से लगाए, 5 न्यूटन इधर से लगाए और डस्टर पे बल लगा 0 न्यूटन। तो ये हैरान परेशान करने वाली बात थोड़ी सी है। दूसरी चीज ये है कि अगर ऐसा किया जाए कि 5 न्यूटन इधर से लगाया जाए और 2 न्यूटन इधर से लगाया जाए इधर, तो इस डस्टर पे पता है कितना बल लग रहा होगा? 3 न्यूटन। 5 इधर से लगाइए और 2 इधर से लगाइए, तो अब लग रहा होगा 5 या 2 7 होना चाहिए, लेकिन 5 या 2 7 नहीं होगा। यहाँ पे 5 में से 2 घटाना पड़ेगा। और क्यों घटाना पड़ेगा, इसका सब कारण है, हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपके दिमाग में कुछ सवाल खड़ा करने के लिए, आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, ताकि आपको लगे कि भाई वेक्टर और स्केलर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक चीज नहीं है। तो आप जो मास से रिलेटेड, द्रव्यमान से संबंधित बड़ा सीधे जोड़ दे रहे थे कि 5 kg और 2 kg 7 kg होता है, 3 kg 2 kg 5 kg होता है, 4 घंटा 2 घंटा 6 घंटा होता है। वैसे ही यदि आप चाहें कि फोर्स को जोड़ दें, बल को जोड़ दें कि 5 न्यूटन और 5 न्यूटन 10 न्यूटन होता है, 5 न्यूटन और 2 न्यूटन 7 न्यूटन होता है, तो हर बार आपका आंसर सही नहीं होने वाला, वो गलत भी हो सकता है। यहां पे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसी डस्टर पे आप 5 न्यूटन इधर लगाइए और 2 न्यूटन फिर इधर लगाइए, मतलब दोनों एक ही दिशा में। 2 लोग हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु है, एक ब्लॉक है, और एक आदमी 5 न्यूटन के बल से इसको धकेल रहा है, पुश कर रहा है,
और एक आदमी 2 न्यूटन के बल से उसको पुश कर रहा है, धकेल रहा है। तो अब आपसे पूछा जाए कि इस ब्लॉक पे, इस वस्तु पे, इस जस्टर पे कितना फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे 5 न्यूटन और 2 न्यूटन को आप सीधे जोड़ेंगे, 7 न्यूटन बोलेंगे तो सही भी हो सकता है। तो माजरा क्या है, मामला क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं सही कहीं कभी गलत, ऐसा क्यों हो रहा है? तो गौर कीजिए, इस बार मैंने क्या किया है, दोनों फोर्स को एक ही डायरेक्शन में रखा है। 5 न्यूटन भी इधर था और 2 न्यूटन भी इधर था, दोनों का डायरेक्शन सेम था, तो इसलिए वो सीधे ऐड करोगे तो सही मिल जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन भी करेंगे वेक्टर अलजेब्रा से तो सही मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिए इस बात को कि जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, जो सदिश राशि होते हैं, उनका जो गणितीय प्रक्रिया होता है वो एक अलग तरह से होता है, वो एक अलग तरह से उनकी डिपेंडेंसी होती है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। पहली बार क्या था, 5 न्यूटन इधर 5 न्यूटन इधर, रिजल्ट क्या था, 0 न्यूटन। आप खुद सोचिए कि आप जब इधर से 5 न्यूटन इधर से 5 न्यूटन लगाओगे 10 न्यूटन, तो फिर ये कहाँ जाएगा? अब दिमाग में इसका आंसर खोजो, ये कहीं जाएगा क्या? तो ऐसे आप नॉर्मली छोड़ दो तो कहीं नहीं जा रहा है, और दोनों तरफ से बराबर बल लगाने में भी कहीं नहीं जा रहा है। तो यहाँ आपसे पूछा जाए कि कितना बल लगा, तो 0। तो भाई ऐसे भी लगा रहे हैं फिर भी ये कहीं नहीं जा रहा है, तो कितना बल लगा रहे हैं? 0। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो फोर्स है, जो बल है, वह अपने डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, अपने दिशा पर निर्भर करता है कि आप बल लगा रहे हैं तो किस दिशा में लगा रहे हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। तो जितने भी क्वांटिटीज, जितने भी राशि, जितने भी भौतिक राशि अपने दिशा पर निर्भर करते हैं, डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं, उन्हें हम एक अलग वर्ग में रखते हैं और उनका हमने एक अलग नामकरण किया है। हम उन्हें कहते हैं सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। और जिन क्वांटिटीज का जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते, जो ही भौतिक राशि दिशा पर निर्भर नहीं करते, उनको हम क्या कहते हैं? अदिश राशि। तो इन दोनों का बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, आसान है। क्या कहा जाए, क्या लिखा मैंने? वैसी भौतिक राशि जिनके पास परिमाण होता है तथा जिन्हें जोड़ने के लिए साधारण गणित का प्रयोग किया जाता है, अदिश राशि कहलाते हैं। देखिए, इसमें एक वर्ड हम लोग जोड़ भी सकते हैं कि दिशा भी होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसी क्वांटिटीज होती हैं अदिश राशि में कि उनके पास डायरेक्शन नहीं होता है। कुछ अदिश राशि होती है जिनके पास दिशा भी होता है, लेकिन उनका जो सॉल्यूशन है, उनका जो कैलकुलेशन है, उनकी जो गणितीय प्रक्रिया है, वो साधारण गणित से ही हो जाता है, जनरल मैथमेटिक्स। अब आपको लग रहा हो ये कुछ नया मैथमेटिक्स आ गया क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जनरल मैथमेटिक्स बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, जोड़ घटाव, जो सिंपल जोड़ घटाव गुणा भाग आप पढ़ते हैं, वही है जनरल मैथमेटिक्स। जैसे कि मैंने बोला था शुरू में, 5 केजी 2 केजी कितना होगा? 7 केजी। 5 घंटे 2 घंटे 7 घंटे, या 5 मीटर दूरी 2 मीटर दूरी 7 मीटर, 5 मीटर लंबाई 2 मीटर लंबाई 7 मीटर, जैसे कि आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड चाल और 2 मीटर प्रति सेकेंड चाल, उसको आप सीधे ऐड कर सकते, सीधे जोड़ सकते हो। तो जितने सारी राशियों को सीधा जोड़ सकते हैं, सीधा घटा सकते हैं, और आपका कैलकुलेशन कॉपी पे, आपका जो कैलकुलेशन है कॉपी पे और धरातल में प्रैक्टिकल, अगर आप जमीन पे उस चीज को प्रैक्टिकल कर रहे हैं और आप कॉपी पे जो काम कर रहे हैं, ये दोनों सेम है, तो समझिए कि आप सही जा रहे हैं। जैसे क्या होता है, कोई भी चीज एक्सपेरिमेंट होती है, तो एक्सपेरिमेंट एक अलग होता है जो प्रूफ किया जाता है कि भाई हाँ ये बात सही है या गलत है, और दूसरा क्या होता है, एक कैलकुलेशन कॉपी पे होता है कि हाँ उसका हम ये कॉपी पे सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो कॉपी पे बनाया तो उसका इतना आंसर आया। जैसे एग्जांपल देते हैं कि एक बस है जो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 5 सेकंड तक चलती है, तो कितनी दूरी तय करेगी? तो आप कॉपी पे निकाल सकते हो कि दूरी बराबर चाल गुना समय करके फटाक से डिस्टेंस निकाल दोगे, लेकिन आप उसी चाल से उतनी ही देर तक कोई गाड़ी चला के देखिए, क्या सच में वह गाड़ी उतनी दूर चलती है उतने टाइम में उसी स्पीड से जितना आपका कॉपी पे आया है? अगर आपका कॉपी वाला काम और धरातल पे काम दोनों बराबर है, तो कहीं ना कहीं आपका फॉर्मूला सही है जो दूरी बराबर चाल गुना समय आप लगाते हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है। तो ये जो जनरल मैथमेटिक्स है,
ये जनरली इस्तेमाल होता है वैसे क्वांटिटी को जोड़ने के लिए जिनके पास डायरेक्शन नहीं होता है। कुछ ऐसे भी क्वांटिटी हैं जिनके पास डायरेक्शन होता है, मैं नाम लेना चाहूंगा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, उसके पास डायरेक्शन होता है। 10th में इसकी थोड़ी सी जानकारी है और आप खासकर 12th जब पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा उसमें पढ़ने में और डायरेक्शन को समझने में कि क्यों ऐसा नहीं होता है, कि इसको वेक्टर में क्यों नहीं रखते डायरेक्शन होने के बावजूद। और आगे जाएंगे तो आपको और भी ऐसी क्वांटिटीज मिलेंगी जिनके पास डायरेक्शन है और वो भी अदिश राशि है, सदिश नहीं है। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं 9th स्टैंडर्ड में कि सर सदिश के पास दिशा होता है, अदिश के पास दिशा नहीं होता है। तो आप इसके कंफ्यूजन में मत जाइए, आप ये याद रखिए कि अदिश राशि वो होता है जिसका गणितीय संक्रिया, जिसका गणितीय समाधान, जो गणितीय हम हल करते हैं वो जनरल मैथमेटिक्स, साधारण गणित के आधार पर करते हैं। ठीक है, जो सिंपल जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं वैसे जो आप जानते हैं उसके आधार पर करते हैं तो अदिश राशि है। और इसमें डायरेक्शन का कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। डायरेक्शन अगर होगा भी तो उस पर डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, उसी को हम अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो वैसी भौतिक राशि जिनके पास परिमाण होता है, जिन्हें जोड़ने के लिए साधारण गणित का प्रयोग करते हैं, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। इसमें एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, परिमाण। ये आपका वेक्टर के परिभाषा में भी आने वाला है, तो मैं जरा इसका जिक्र करता हूँ कि परिमाण का मतलब क्या होता है, आप क्या समझेंगे जरा। ठीक है, थोड़ा सा मैं परिमाण के विषय में बताना चाहूंगा आपको। इसकी अंग्रेजी होती है मैग्नीट्यूड। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको परिमाण के विषय में बताना चाहूंगा। इसकी अंग्रेजी होती है मैग्नीट्यूड। ये जो परिमाण है यह क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो बड़ा आसान है, थोड़ा सा टाइम लीजिए। ये मैंने क्या लिखा पढ़िए, 4। अब मैं पूछूं कि ये 4 क्या है, तो आप नहीं बता पाएंगे, बस आप सिर्फ इसको 4 पढ़ सकते हैं और कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसके बगल में मैंने ऐसा कुछ लगाया, देखिए SEC सेकेंड, तो आप बोलोगे 4 सेकेंड, तो मैं बोलूं कौन सी राशि की बात हो रही है, तो तुरंत बोल दोगे सर टाइम। फिर मैंने लिखा, अब पढ़िए, फिर वही 4, लेकिन मैं अब लगाता हूं उसके बगल में केजी। अब आप कहोगे सर ये 4 केजी जो है ना, ये मास की बात हो रही है, द्रव्यमान की बात हो रही है कि नहीं। मैं यहाँ पे लिखा 4 और बगल में लिख दिया m यानी कि मीटर, तो 4 मीटर, तो आप समझोगे सर लंबाई की बात चल रही है। तो इस बात को जरा समझिए कि ये जो अंक है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो मैंने आंकिक मान रखे हैं 4, ये अगर अकेला है तो अपने आप में मीनिंगलेस है, महत्वहीन है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। आप इस नंबर की सहायता से सिर्फ किसी चीज को काउंट कर सकते हो, लेकिन आप किसी चीज को मेजर करते से बोलते हो कि हाँ 1 2 3 4। 4 क्या है, एक है कि भाई क्या बोलते हैं, संख्या का डेफिनेशन हम क्या देते हैं कि संख्या एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से वस्तुओं को मापते, गिनते या चिन्हित करते हैं। ठीक है, बशर्ते इस बात को जरा समझिए कि 4 आप किसी चीज को काउंट कर रहे हैं तो फिर भी आपको बताना पड़ेगा कि वो क्या है। सिर्फ 4 आपको नहीं बता सकता कि किस चीज के बारे में बात करें, आपको बोलना पड़ेगा 4 किताब या 4 आम या सेब या 4 क्या। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये सिर्फ ये बताएगा कि कितना, हाउ मच, बट इसके बगल में जो यूनिट होगा, इसके बगल में जो मात्रक होगा, वो ये बताएगा कि ये क्या है। जैसे सेकेंड लगाओगे तो वो टाइम हो जाएगा 4 सेकेंड, यहाँ आप केजी लगाओगे तो मास को बताएगा 4 केजी, और यहाँ आप मीटर लगाओगे तो 4 मीटर हो जाएगा, वो लंबाई को बताएगा। तो यहाँ पे सेकेंड, केजी और ये मीटर, ये क्या है, तो इन्हें हम मात्रक कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं, यूनिट कहते हैं, मात्रक। तो ये जो मात्रक है ये बताते हैं कि आप किस क्वांटिटी के बारे में, किस राशि के विषय में बात कर रहे हैं। अब एक काम करिए, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को गायब कर दीजिए, आंकिक मान को हटा दीजिए, 4 1 2 5 कुछ ही मत रखिए, सिर्फ मात्रक लिखिए, सेकेंड, केजी, मीटर। तो लगेगा कि सेकेंड ठीक है, समय का मात्रक है, केजी द्रव्यमान का मात्रक है, मीटर लंबाई की मात्रक है। तो इनका जो अपना काम है ये बता सकते हैं कि भाई मैं किस राशि का मात्रक हूं, लेकिन कितना हूं अब ये नहीं बता सकते। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट्स हैं, जो उसका मात्रक है, वो ये नहीं बता सकता कि कितने टाइम या कितना केजी, उसके बारे में बात चल रहा है। उसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू का होना, आंकिक मान का होना बहुत जरूरी है। तो ये जो परिमाण है, ये जो मैग्नीट्यूड, ये जो टर्म है, ये जो शब्द है, इसमें दोनों का होना बहुत जरूरी है, आंकिक मान भी और यूनिट्स भी।
जब आंकिक मान अर्थात न्यूमेरिकल वैल्यू और मात्रक यानी कि यूनिट्स जब दोनों एक साथ कंबाइन होते हैं, एक साथ आते हैं, तो उसका एक मीनिंग होता है, उसका एक मतलब होता है कि वह क्या है और कितना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, ये बताएगा 10 सेकेंड टाइम की बात हो रही है और 10 सेकेंड है, वो कितना है। 5 केजी द्रव्यमान की बात हो रही है और वो कितना है। 9 मीटर किसकी बात हो रही है, लंबाई की बात हो रही है और कितना है वो 9 मीटर। तो कौन सी राशि है और कितना है, इसके लिए हमें दोनों चीज चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू अर्थात आंकिक मान और उसके साथ साथ यूनिट चाहिए, मात्रक चाहिए। तो जब ये दोनों चीजें आपस में एक साथ कंबाइन आते हैं तो हम उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं, परिमाण कहते हैं। तो अदिश राशि के पास, वैसी भौतिक राशि जिसके पास परिमाण होता है, तो परिमाण होने का मतलब ये दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना आवश्यक था, तो ध्यान रखिएगा। तो वैसी भौतिक राशि जिनके पास परिमाण होता है तथा जिन्हें जोड़ने के लिए साधारण गणित का प्रयोग करते हैं उसे अदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं दूरी, चाल, समय, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, ठीक है, आयतन। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जो अदिश राशि है, जिन्हें हम सीधे जोड़ें सीधे घटाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही मैंने जैसे एग्जांपल दिया था, बल 5 न्यूटन 5 न्यूटन, तो आप नहीं बोल सकते 10 न्यूटन। 5 न्यूटन 5 न्यूटन 0 हो सकता है, 5 न्यूटन 5 न्यूटन 8 भी हो सकता है, 5 न्यूटन 5 न्यूटन 10 भी हो सकता है। उसका डायरेक्शन हम लोग देखेंगे कि कब डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन पे किस तरह से फोर्स का जो रिजल्ट है, जो परिणामी है, रिजल्टेंट है, वो चेंज करता है अलग अलग डायरेक्शन के अनुसार। हम लोग देखेंगे जब वेक्टर पढ़ेंगे तो, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक चीज और आपको क्लियर कर दें, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसको जरा पढ़िए। ये क्या है, परिणाम, ये क्या है, परिमाण। तो परिमाण का मैंने मतलब बता दिया है। अब परिणाम का मतलब क्या होता है, इसका अंग्रेजी होता है रिजल्ट। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको ये समझ लें, कंफ्यूजन से दूर रहिए। ये है परिणाम, रिजल्ट। जैसे आपने मान लीजिए कि मैट्रिक का एग्जाम दिया और आपका उसमें 500 में 450 मार्क्स आ गया, बहुत खुश हो गया। तो 450 मार्क्स क्या है, वो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। लेकिन आपका रिजल्ट क्या है, क्या पास हो गए, फर्स्ट डिवीजन आ गया, सब लोगों को मालूम है वो जो है। तो कितना और क्या, ये चीज अगर आप बात करते हैं तो वो क्या है, मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। और रिजल्ट क्या होता है, किसी भी काम को आप कर रहे हैं उसके बाद आपको प्रतिफल के रूप में क्या मिलता है, रिजल्ट क्या मिलता है, आप पास हुए फेल हुए, रिजल्ट क्या है, उस तरह का चीज है। सदिश, तो सदिश किसे कहते हैं, तो जरा देखिएगा। वैसी भौतिक राशियां या वैसी भौतिक राशि जिनके पास परिमाण होता है, कॉमा, दिशा होती है तथा जिन्हें जोड़ने के लिए साधारण गणित का नहीं बल्कि सदिशीय बीजगणित का प्रयोग करते हैं
कॉमा उसे सदिश राशि कहते हैं। वैसी भौतिक राशियां जिनके पास परिमाण होता है, कॉमा दिशा होती है, तथा जिन्हें जोड़ने के लिए साधारण गणित का नहीं बल्कि सदिशीय बीजगणित का प्रयोग करते हैं, सदिश राशि कहलाता है। यह एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि सदिश राशि के पास परिमाण होता है और दिशा भी होती है। दिशा तो होती है, लेकिन दिशा होने के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि दिशा पर वो निर्भर करती हैं। जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, जिन शब्दों को, जिन भौतिक राशि को हम सदिश के डब्बे में रखते हैं, सदिश के हिस्से में रखते हैं, वो भौतिक राशि दिशा पर निर्भर करते हैं। किसी भी भौतिक राशि के पास दिशा है या नहीं है, इस पे डिपेंड नहीं करता कि वो वेक्टर होगा या नहीं होगा। बात यह है कि दिशा है तो क्या वह दिशा पर निर्भर करती है, क्या डायरेक्शन चेंज करने से रिजल्टेंट चेंज हो रहा है, क्या सदिश राशि की दिशा बदल दी जाए तो उसका प्रभाव भी बदल जाता है। तो दिशा बदलने पर अगर प्रभाव बदल जाए, उसका इफेक्ट चेंज हो जाए, तो हम कहेंगे कि भाई वह भौतिक राशि दिशा पर निर्भर करती है और वह अदिश नहीं है, वह सदिश है। तो दिशा होने के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, जब ध्यान रखिएगा नोट, कि सदिश के पास, सदिश राशि के पास दिशा तो होती है, पर सदिश राशि दिशा पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। अर्थात दिशा को बदल दिया जाए तो सदिश का प्रभाव भी बदल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सदिश राशि के पास दिशा होती है, लेकिन वह उस दिशा पर डिपेंड करता है। और अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है, लेकिन उस पर वो डिपेंड नहीं करता है, हम डायरेक्शन चेंज करके देख रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन चेंज करने से कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे, तो डायरेक्शन होने के बावजूद भी हम उसको कहेंगे कि वो अदिश राशि है, सदिश नहीं बोलेंगे उसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दिशा होने के साथ साथ उसमें उसकी डिपेंडेंसी होनी चाहिए, निर्भरता होनी चाहिए, और डिपेंड करे और डायरेक्शन चेंज हो तो उसका प्रभाव भी चेंज होना चाहिए, इफेक्ट भी बदल जाना चाहिए। ओके, जैसे एक उदाहरण है कि यहाँ पर एक वस्तु है, एक बॉडी है, एक ब्लॉक है। इस वस्तु पे 5 न्यूटन इधर से बल लगाइए और 5 न्यूटन इधर से बल लगाइए, और इसके इफेक्ट को आप समझने का प्रयास कीजिए, इसका प्रभाव क्या होगा। यही वस्तु है और इस वस्तु पर 5 न्यूटन इधर से बल लगाइए और 5 न्यूटन इधर से बल लगाइए। इस बार बल की दिशा इधर है और एक बल की दिशा इधर है, एक दूसरे से ये लंबवत है। तो इसके प्रभाव को आप देखिए। एक बार क्या करिए, इसी ब्लॉक पर, वही ब्लॉक है, 5 न्यूटन इधर लगाइए और जो दूसरा 5 न्यूटन है वो भी उसी दिशा में लगाइए, दोनों 5 न्यूटन सेम डायरेक्शन में लगाइए, तब आप प्रभाव देखिए। तो यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे 2 फोर्स हैं बराबर परिमाण के और एक दूसरे से लंबवत है। यहाँ भी 2 बराबर परिमाण के बल हैं लेकिन एक ही दिशा में है।
तो यहां पर जो प्रभाव होगा, यहां जो प्रभाव होगा, यहां जो प्रभाव होगा, तीनों अलग अलग होगा। तीनों ही परिस्थितियों में यह वस्तु गति करेगी तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो डिफरेंट होगा, डायरेक्शन जो होगा वो डिफरेंट होगा। ये जो है वेलोसिटी यहाँ 0 होगा, ये नहीं जा सकता कहीं, ये रेस्ट में ही रह जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी होगी और ये कुछ ऐसे डायरेक्शन में जाएगा, कहीं इधर जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, और जैसे कि उसके पास ज्यादा वेलोसिटी होगी, इसके पास कम वेलोसिटी होगी। तो एक के पास वेलोसिटी 0 है, एक के पास वेलोसिटी है बट कम है, एक के पास वेलोसिटी है बट बहुत ज्यादा है। तो तीनों ही ब्लॉक सेम थे, तीनों बराबर मास का था। मान लीजिए कि तीनों ब्लॉक का द्रव्यमान 10 kg है और तीनों पे हमने 5-5 न्यूटन का बल लगाया, एक पेयर, एक जोड़ा बल लगाया, 2 फोर्सेस लगाया, बट डायरेक्शन डिफरेंट है। तो तीनों जो ये उदाहरण है हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई फोर्स जो है, बल जो है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। यदि आप डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो उसका इफेक्ट भी चेंज हो जाता है। तो फोर्स स्केलर नहीं है, बल जो है वो अदिश नहीं है, वह सदिश राशि है। तो जिन क्वांटिटी के पास, जिस भौतिक राशि के पास दिशा होने के साथ साथ वो उस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, वो वेक्टर होता है, स्केलर नहीं होता। ठीक है, ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो वैसी भौतिक राशि जिनके पास परिमाण होता है, दिशा होती है, साथ साथ दिशा होने के साथ साथ वो इस पर निर्भर करते हैं, और उन्हें जोड़ने के लिए साधारण गणित का नहीं बल्कि सदिशीय बीजगणित का प्रयोग करते हैं। इस सदिश राशि को जोड़ने के लिए अब आप सीधे नहीं जोड़ सकते हैं, 2, 2, 4, 5 kg, 5 kg, 10 kg जैसे आप करते थे, तो मास को जोड़ सकते हैं। लेकिन 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, अब 10 न्यूटन हमेशा नहीं बोल सकते। यहाँ भी 5-5 है, यहाँ भी 5-5 है, यहाँ भी 5-5 है। यहाँ पे आप निकालेंगे तो कुछ अलग रिजल्ट आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो। यहाँ जोड़ेंगे तो अलग रिजल्ट आएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो अलग रिजल्ट आएगा। तो तीनों ही परिस्थितियों में अलग अलग आने वाला है। यहाँ पे आपका 0 न्यूटन रिजल्टेंट आएगा, आप जब सदिशीय बीजगणित से निकालेंगे तो। यहाँ निकालेंगे तो 5√2 न्यूटन आएगा, और यहाँ निकालेंगे तो 10 न्यूटन आएगा। तो 5-5 यहाँ भी लगा, 5-5 यहाँ, 5-5 यहाँ, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होने के कारण उसका जो कैलकुलेशन है, उसका जो गणितीय प्रक्रिया है, वो एक अलग तरह की मैथमेटिक्स है, जिसको हम सदिशीय बीजगणित कहते हैं। वैसा गणित जिसके आधार पर सदिशों को जोड़ा जाता है, सदिशों से संबंधित प्रश्नों को हल किया जाता है। उसके लिए एक अलग वेक्टर अलजेब्रा बना, उसके लिए एक अलग वेक्टर के लिए मैथमेटिक्स बनाया गया कि उसके कॉन्सेप्ट अलग हैं, उसको जोड़ने का तरीका अलग है, उसको घटाने का तरीका अलग है, उसके गुणा और भाग करने के तरीके अलग हैं। तो जो ही मैथमेटिक्स है वेक्टर से रिलेटेड, उसका एक अलग ही प्रोसेस है। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल्स जो है इसका 11th क्लास में पढ़ना है, बशर्ते मैं इसमें अभी मैं इसमें और भी बताने का प्रयास करूँगा। ओके, सदिश राशि को पहले ये समझते हैं कि दर्शाते कैसे। सदिश राशि को दर्शाने के लिए हमारे पास 2 तरीका है। पहला, कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला है, कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट है, उसके ऊपर छोटा सा एरो लगा लीजिए, तीर लगा लीजिए, तो वह एक सदिश राशि को रिप्रेजेंट करता है, सदिश राशि को दर्शाता है। दूसरा, कोई भी एक बड़ा एरो खींच दीजिए, बड़ा सा एक तीर खींच दीजिए, जिसके पास कुछ लंबाई हो, जिसके पास एरो हो जो डायरेक्शन को बताए, तो वो भी एक सदिश राशि को दर्शाता है। तो सदिश राशि को दर्शाने का हमारे पास 2 तरीका है। सदिश राशि को दर्शाने के नियम। पहला, किसी अंग्रेजी वर्णमाला के ऊपर तीर लगाकर सदिश को
दर्शाया जा सकता है। जैसे बल यानी कि फोर्स। बल जो है यह एक सदिश राशि है और इसकी अंग्रेजी जो है फोर्स होता है। तो इसका जो पहला अक्षर F है वो बल के लिए हम ले लेते हैं, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला हो गया और इसके ऊपर एक छोटा सा तीर लगा देते हैं। इसी प्रकार से वेग जिसकी अंग्रेजी होती है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का पहला अक्षर V है और इसके ऊपर तीर लगा दे रहे हैं, तो ये सदिश को दिखाएगा। ये वेग के लिए हो गया, ये फोर्स के लिए हो गया। ठीक इसी प्रकार से विस्थापन, क्या लिखा मैंने? विस्थापन। और यहाँ पे क्या लिखा मैंने? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे या तो आप डी ले लीजिए या विस्थापन के लिए एक और सिंबल है एस यूज किया जाता है, तो एस के ऊपर भी आप तीर लगाएंगे तो हो सकता है। तो विस्थापन भी सदिश राशि है। इसी तरह से त्वरण, क्या है इसका? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का पहला अल्फाबेट क्या है? कैपिटल ए है, तो या तो कैपिटल ए लीजिए नहीं तो स्मॉल ए और इसके ऊपर क्या लगा दीजिए? तीर लगा दीजिए, तो ये त्वरण के लिए हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारी जो भौतिक राशियां हैं उनका जो इंग्लिश में नाम है उसका पहला अक्षर, या किसी भी सदिश राशि को दिखाना हो तो एक अंग्रेजी का अल्फाबेट लिखिए और उसके ऊपर एक छोटा सा तीर लगा दीजिए, तो वह एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, सदिश राशि को दर्शाता है। तो यहाँ पे वेक्टर का मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया और उसको कैसे दर्शाते हैं ये बातें हमको समझ में आती है। अब जैसे हमें लिखा है यहाँ पे के, तो इसको आप सिर्फ के पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे ही इस पे तीर लगा दिया जाए तो अब उसे आप के नहीं पढ़ सकते, उसे पढ़ना होगा सदिश के। क्या पढ़ेंगे? सदिश के। इसी तरीके से मैंने पी लिखा, लेकिन अगर तीर लगा दे तो बताइए क्या पढ़ेंगे? सदिश पी। यहाँ पे मैंने लिखा टी, लेकिन मैंने तीर लगा दिया, अब क्या पढ़ेंगे? सदिश टी। आई बात समझ में? तो इसी तरीके से जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला है आप बहुत सारा ले सकते हैं, एक्स वाई जेड जितना भी आप जानते हैं, 26 या और भी बहुत सारे सिंबल होते हैं जिसके ऊपर यदि एरो लगा दिया जाए तो वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी ऐसा सिंबल है और उसके ऊपर एरो लगा है तो कहीं ना कहीं एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, सदिश को दर्शाता है। ठीक है, तो पहला नियम हमारा ये है कि किसी अंग्रेजी वर्णमाला के ऊपर तीर लगाकर सदिश को दर्शाया जा सकता है। ठीक है, ओके। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है सदिश को एक बड़े तीर की सहायता से दर्शाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए यह एक वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु पे हम 10 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं इस दिशा में। बल लगाते वक्त डायरेक्शन बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि हम बल लगा रहे हैं तो जो 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं उसके लिए हम एक तीर दिखा सकते हैं ऐसे। देखिए ये जो एरो है ये क्या बताएगा? ये दिशा को बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा, और इसकी जो लंबाई है ये इसके परिमाण को बताएगा। परिभाषा में था ना कि सदिश राशि के पास दिशा होती है, परिमाण होता है। तो दिशा को दिखाने के लिए ये वाला हेड है और इसको हम टेल कहते हैं, यानी कि पूंछ, और इसको क्या कहते हैं? सिर। हेड माथा। तो जो इसका सिर है, हेड है, वो दिशा को बताता है। अगर बल इस दिशा में लग रहा है तो हेड इधर होना चाहिए। अगर बल इधर लगता तो ये जो तीर है मैं इधर लगाया होता। बल ऊपर लग रहा होता तो मैं तीर ऐसे बनाता। बल नीचे लग रहा होता तो मैं तीर ऐसे बनाता। तो ये जो हेड है, ये जो तीर है, एरो, ये उस डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में सदिश की दिशा है। कोई सदिश की दिशा आपकी तरफ है तो हेड उधर होगा। किसी सदिश की दिशा मेरे तरफ है तो उसका हेड मेरी तरफ होगा। तो ये जो हेड है
ये सदिश की दिशा को बताता है, और इसकी जो लंबाई है वह सदिश के परिमाण को बताता है। जैसे ये जितना लंबा है, यदि यहाँ पे 10 न्यूटन बल लग रहा है तो इसके लिए मैंने इतना लंबा तीर बनाया। तो यदि यह बल 5 न्यूटन का होता, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस पे 5 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है, तो इस 5 न्यूटन को दिखाने के लिए हम एक ऐसा तीर लेंगे। हेड उधर ही रहेगा क्योंकि डायरेक्शन उधर है, लेकिन इसकी लंबाई जरा देखिए, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, तो जितनी इसकी लंबाई है उसका आधा लंबाई इसका होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना लंबा रखिएगा उतना ही ज्यादा परिमाण प्रदर्शित होता है, रिप्रेजेंट होता है। तो तीर की जो लंबाई है वो सदिश के परिमाण को बताता है, और तीर का जो हेड है वह उसके दिशा को बताता है। मैं लिख देता हूं, तीर का हेड सदिश के दिशा को बताता है तथा तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को बताता है। ठीक है, अब जरा सोचिए कि कोई वस्तु है जिसपे 20 न्यूटन का बल लग रहा, ठीक है, तो 10 न्यूटन के लिए तीर इतना लंबा है, तो 20 न्यूटन के लिए और इतना ले लेंगे। 2 न्यूटन दिखाना होगा तो छोटा सा ले लेंगे। तो जो तीर की लंबाई है वो सदिश के परिमाण को बताता है। जितना ही तीर लंबा होगा उतना ही ज्यादा परिमाण का वो होगा, और जितना ही तीर की लंबाई छोटी होगी उतना ही परिमाण कम होगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। तो सदिश को एक बड़े तीर की सहायता से भी दर्शाया जा सकता है। तो सदिश राशि को दर्शाने का हमारे पास ये 2 तरीका है। पहला, अंग्रेजी वर्णमाला के ऊपर तीर लगा दीजिए छोटा सा, या एक बड़े तीर की सहायता से आप सदिश को दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब दोनों को एक साथ कंबाइन करते हैं, दोनों को एक साथ मिला करके हम किस तरीके से सदिश को दिखा सकते हैं, जरा देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे तीर खींचा, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे एक एरो बनाया, ये एक अपने आप में सदिश हो गया, और इसकी जो लंबाई है वह परिमाण हो गया, और इसका जो हेड है वो दिशा हो गया। लेकिन ये कौन सा सदिश है उसको रिप्रेजेंट करना है, इसका नाम देना है। तो हमारे पास अल्फाबेट है, तो चलिए हम लिख देते हैं एफ। ठीक है, अब चूंकि सदिश को दर्शाना है तो एफ तो सिर्फ लिख नहीं सकते, इसके ऊपर तीर लगा देंगे। तो ये जो बड़ा वाला एरो है उसका नाम क्या हो गया, सदिश एफ। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने एक ऐसा तीर बनाया, ये भी एक सदिश है, अब इसका नाम देना है, तो चलिए मैं यहाँ पे सदिश ए कर देता हूँ। मान लीजिए ये एक एरो हो गया, ये भी एक अपने आप में सदिश है, वेक्टर है, और हमने इसका नाम क्या दे दिया, सदिश बी। तो जब भी कोई तीर होगा वह एक सदिश होगा, और उसका नाम देना होगा हमें, तो हम वहां पे कोई भी अंग्रेजी का अल्फाबेट ले लेंगे और उसके ऊपर छोटा सा तीर लगा देंगे। अब इस तीर को पढ़ेंगे कि ये सदिश बी है, ये तीर सदिश ए है, और ये सदिश एफ है। तो दोनों को एक साथ कंबाइन करके किसी सदिश को पूर्णतः हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है।